चोट से। तू कितना भी मुझे मार ले, पर मैं तेरा भांडा फोड़ के रहूंगा। छोड़। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। देश में हर साल हत्याओं के करीब 6000 मामले अनसुलझे रह जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हत्या के मामले में ऐसे कोल्ड केसेस की तादाद पहले ही 2.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से कई मामलों में न मरने वाले के बारे में पता चलता है और न ही मारने वाले का कोई सुराग मिल पाता है। यकीनन इन हत्याओं के पीछे ऐसे शातिर अपराधी हैं जो कोई सुराग नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार पुलिस का देर से पहुंचना, क्राइम सीन से छेड़छाड़ और कभी कभी तो खुद विक्टिम की जानकारी ही रहस्य बनकर रह जाती है। आज की कहानी ऐसे ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस से पर्दा उठाती है। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तकरीबन 2.5 दर्जन राज्यों और उतनी ही भाषाओं की विविधता वाले हमारे इस देश में ये केस जुड़ा हुआ था एक अजीबोगरीब शादी से। साहब, मैं सुबह लकड़ी बीनने आया था। यहाँ पे एक लाश देखा, तभी मैंने आपको कॉल किया। चल। शिरके इसके सर पे जोर से मारा है, शायद इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सर, आसपास काफी खून भी है, लगता है कि इसे तड़पा के मारा गया है। सर, इसके कपड़ों पे लगी कालिक कुछ कोयले जैसी लग रही है। शिरके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और कपड़े फॉरेंसिक को, और जंगल के आसपास कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। सर, सर फिर से 4 चम्मच? 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। आगे बोलो। सर, वो जो बॉडी मिली थी ना, उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर, और सीसीटीवी में भी कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन सर, पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और बॉडी मिलने के 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी, और उसके कपड़ों पे जो कालिक लगी थी ना सर, वो कोयला ही है। कोयला? लेकिन शिरके क्राइम सीन के आसपास तो हमें कोयले का कोई निशान नहीं मिला। एक काम करो, गोमती नगर में कोई कोयले का गोदाम है क्या पता करो, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें उस लड़की के शिनाख्त में काम आएगी। ठीक है सर। साहब, इसका नाम तो राजू यादव है। ये अपने कोयला सप्लायर कमलेश शिंदे है ना, उनके शंकर नगर वाले गोडाउन में काम करता था। सर, ये राजू है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। इसे किसने मारा होगा? देखिए, इसे जिसने भी मारा है बहुत ही बेरहमी से मारा है। अच्छा, राजू का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी से कोई अनबन थी इसकी? सर, वो तो बहुत ईमानदार आदमी था, शायद ईमानदारी उसकी दुश्मन हो गई होगी। वैसे तो सबसे अच्छी तरह से बातें करता था। साहब, कुछ दिन पहले राजू का मुकेश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अरे छोड़, ये क्या चल रहा है? काम के वक्त क्या राणा मचा रखा है? शिंदे साहब, ये मुकेश गोदाम से कोयले चुराता है। मैं कोयले चुराता हूँ? झूठ बोलता है। एक ही फटके में खोपड़ी खोल दूंगा तेरी राजू। इसके घर की तलाशी ले लो। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे कोयले चुराते हुए, और जब मैंने टोका तो साला मुझे गालियां दे रहा है। रुक जा साले, अब तू गालियों से नहीं मानेगा, अब तो तुझे तेरे ऊपर तो पहले से शक था मुझे। चल निकल, गोदाम के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल निकल। साले, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे देख लूंगा मैं। उस दिन के बाद मुकेश आया नहीं। जब वो निकल रहा था तो राजू को मारने की धमकी दे रहा था। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये मुकेश नहीं मारा होगा, उस दिन की बेइज्जती का बदला लिया होगा। नहीं साहब, मत मारो साहब। नहीं मारा मैंने। किसने मारा? बोल। नहीं पता साहब। नहीं पता? उसने तुझे नौकरी से निकाला और तूने उसे दुनिया से निकाल दिया। साहब, मुझे गुस्सा तो बहुत आया था साहब। अगर गुस्से में वो सामने आ जाता, उसकी चमड़ी खींच लेता साहब। लेकिन साहब, बेरोजगारी की वजह से गांव जाना पड़ा साहब। साहब, मैं आज ही गांव से लौटा हूँ। ना विश्वास हो साहब तो गांव में पूछ लीजिए साहब। वो तो हम पूछताछ करेंगे ही। अरे बिना शक्कर क्या चाय नहीं पी मैंने, तेरी कसम। सर। हाँ, एक मिनट।
सर वो मुकेश सच कह रहा था और लोकल पुलिस ने भी कंफर्म किया सर, वो उस दिन गांव में ही था और यहाँ उसके पड़ोसियों का भी यही कहना है। तो शिरके अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में किसी पे शक? सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुकेश अपने गांव में था और उसके अलावा ऐसा कोई है नहीं जो शक के दायरे में हो। सर राजू तो वैसे भी बहुत गरीब आदमी था, झोपड़पट्टी में रहता था, उसके पास खुद का फ़ोन भी नहीं था। ठीक है, एक बात समझ में नहीं आ रही, राजू जैसे गरीब आदमी को मारकर क्या मिलेगा? हाँ ये 100-200 के लिए ये गंजेड़ी नशेड़ी लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लेकिन राजू तो एकदम कंगाल था सर। जिनके अक्सर ऐसे केसेस जिसमें सस्पेक्ट नहीं होता, ऐसे केसेस की फाइल बंद हो जाती है, लेकिन हम ये केस सॉल्व करके रहेंगे। राजू का कत्ल किसने किया था? अनाथ और गरीब राजू की हत्या करके किसी को क्या हासिल हो सकता था? क्या वाकई इस जुर्म के पीछे ऐसा कोई शातिर अपराधी था जिसने गहरी साजिश के तहत न सिर्फ राजू को मौत के घाट उतारा, बल्कि वो अब भी खुली हवा में सांस ले रहा था। दूसरी तरफ सस्पेक्ट न होने की वजह से पुलिस ने हार कर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन 2 महीने बाद अचानक लालच और धोखे की इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या कहानी के इस दूसरे छोर से राजू की मौत का कोई गहरा संबंध था? अंजलि जब इस घर से निकल जाएगी तो हमारी इतनी अच्छी देखभाल कौन करेगा? आओ खूब गुणी मुल गए हो, और क्या मजा है कि उसे गुस्सा आ जाए। और अंजलि के हाथ की 1 कप चाय पीकर देखिए आप, मजा आ जाएगा। काय वहिनी? हो ना भाऊजी, आणि फक्त चहा काय, सुगरण आहे हो माझी मुलगी। वाह बेटिया, आपने जो फोटो दिखाई थी ना, उससे भी ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी। वरना लोग तो आजकल फोटोशॉप वाले सुंदर फोटो भेजते हैं, और जब लड़की सामने आती है ना, तब भेद खुल जाता है। अरे नहीं, ये हमारी छोटी लड़की है मोहिनी। अरे मोहिनी, जरा अंजलि को लेके आ। अंजलि तो अभी आएगी। ये देखिए आ गई हमारी अंजलि। फोटो में तो लड़की इतनी काली नहीं दिख रही थी। आपने हमें क्या बेवकूफ समझा है जो इतनी बदसूरत लड़की को हम अपनी बहू बनाए? ये रिश्ता भी चला गया, इस लड़की की शादी होने से रही आता बस आमच्या डोक्यावर जिंदगीभर। आई, इसमें मेरी क्या गलती है? जहाँ कहती हो चुपचाप खड़ी तो हो जाती हो, अजून काय करूँ आई? गलती तो हमसे हुई है, तुझे पैदा करके। रूप रंग में आग पर नहीं गई होती ना, तो अभी गोरी होती मेरी मोहिनी की तरह। ऊपर से कोयले का धंधा शुरू किया, तो ये कोहिनूर तो पैदा होना ही था ना हमारे घर पे। वही आप गुस्से में कुछ भी बोल जाती हो। अरे हमारी अंजलि सच में कोहिनूर है, बस लोग उसकी अच्छा ही नहीं देख पाते। ओ भाऊजी, तुम्ही तो बोलूच नका। ये लड़की ना हमारा दम लेके इसे चैन मिलेगा। हे काय, तूने फिर से जेंट्स के कपड़े निकालकर ये लेडीज वाले कपड़े पहन लिए? तुझे मना किया था ना, तुझे ये नहीं पहनना है। गाय, दिन भर लड़कों के कपड़े पहन के घूमना पड़ता है, कम से कम घर पे तो मुझे चैन से जीने दिया करो, या तो मैं भुलाकर ही चैन आएगा कि मैं एक लड़की हूँ। अगर तुझे पैसे कमाने हैं तो तुझे भूलना होगा कि तू एक लड़की है। अब तेरी शादी के लिए नया शिकार ढूंढना होगा। अंजलि, बाइक पे घूमने चलेगी मेरे साथ? अब मना मत करना यार, सब मना करेगी तो दिल टूट जाएगा मेरा। तो
तुम फिर आ गए? सच में बहुत बेशरम हो तुम। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? अरे चल ना, अब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां अभी इतने नखरे नहीं करती, तुझे किस बात का घमंड है? और वैसे भी यार तेरी शादी तो होने से रही, क्योंकि तुझे जितने लड़के देखने आते हैं वो तुझे रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। शक्ल देख अपनी और कदर कर मेरी, जो तेरे लिए पल के बिछाए बैठा हूं यहाँ। जितने मजे करने हैं ना कर ले मेरे साथ। अब चल जल्दी बैठ और कहीं निकल। आगे मजे? क्या और मजे चाहिए? आइंदा मेरे आसपास भी भटके ना तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। इस बात का अगर बदला नहीं लिया ना मैंने तो मेरा नाम भी अक्षय नहीं। चलो बाय। मोहिनी, ताई? मोहिनी, ये विशाल अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत गलत चीजें सुनी है। मेरी बात मान, उसका साथ छोड़ दे वरना बहुत पछताएगी। अच्छा, मैं पछताऊंगी? ताई तुझे कोई मिल नहीं रहा है ना, इसलिए तुझे जलन हो रही है। मैं खूबसूरत हूँ, तू जलती है मुझसे। ताई ये अपने फिजूल बातों से ना मेरे रिलेशन मत खराब कर, ठीक है? और आइंदा मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बड़ी बहन है। मोहिनी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ऐसा ही बोलती तेरे बारे में, तू है ही मनूस। देखना खुद पछताएगी एक दिन जब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सब ठीक है, लेकिन इनमें से पैसे वाली अमीर पार्टी कौन सी है? ये सब मिडिल क्लास परिवारों की अच्छी लड़कियां हैं, सर्वगुणी संपन्न। हमें ऐसी लड़की दिखाइए जो घर में लक्ष्मी लेकर आए। देखिए, अगर आप लोगों की सुंदर लड़की की डिमांड नहीं है तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिश्ता है। आप कहे तो मैं दिखाता हूँ। ये लीजिए, लड़की के पिता का कोयले का कारोबार है। अरे वाह, कितनी गुनी और सुशील लग रही है ना। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि हमारी अंजलि आपको इतनी पसंद आ गई। इतने लोगों ने रिजेक्ट जो किया है उसको विश्वास कैसे बैठेगा? वैसे ये फैसला लेना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। खूब ऐकलं होतं, अंजलि के कई रिश्ते टूटे हैं, लेकिन हम तैयार हैं। आप लोगों ने भी तो तैयारियां की होगी ना। बेटी को खाली हाथ विदा थोड़ी करेंगे। हाँ बताइए क्या चाहिए, हम यही तय कर लेते हैं। अरे इसमें तय क्या करना है, अब इतना बड़ा बिजनेस है आपका, लड़की की शादी है, लाखों रुपया तो जमा किए होंगे आपने। अरे नहीं नहीं, हम लोग लालची नहीं है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 50 लाख कैश दीजिए और 20 तोला सोना दीजिए बस। ये ज्यादा नहीं है? अरे अहो दादा, इससे भी ज्यादा देने वाले के रिश्ते आए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी पसंद है इसलिए ज्यादा नहीं कहा है। 30 लाख और 10 तोला सोना, इतना ही दे पाऊंगा। 40 लाख कैश दीजिए, 10 तोला सोना दीजिए। अब सोचना क्या है इसमें, रिश्ता पक्का। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फटाक से शादी करवा लेते। पट मंगनी चट दिया, लीजिए लीजिए लीजिए। तो अनुशनेमि बृहस्पतयो दधातु पृथ्वीरापः शान्तियो गदयः शान्ति। शिंदे, हाँ 20 लाख मिले, बाकी का पैसा? अरे बस कुछ दिन में मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहे। देखना। हाँ हाँ जरूर। पता है ना क्या करना है, उसको पता चल गया ना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता है, आप टेंशन मत लो। ऐसे ही आंखें बंद रखना, चाहे जो हो जाए, आंख मत खोलना।
अरे भाभी जी लाइए, मैं पकड़ता हूँ, लाइए। क्या अरे कर रहे आप हैं अकेले? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे आप क्या क्या करोगे भाभी जी, हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। लाइए, मैं पकड़ता हूँ, आइए। भाभी जी, आपको पहले कभी देखा नहीं, या नए हो क्या? हो, कल्पना आई चीज सुन, अभी शादी हुई है। अच्छा, सूरज भाऊ। भाभी जी, एक बात बोलूं, आप ना बिल्कुल मेरे बीबी जैसे दिखते हो। हाँ, वो वहाँ गांव में है और मैं यहाँ डंडा लेके खड़ा हूँ, चौकीदार का काम करता हूँ ना, इसीलिए आपको देख के ना उसी की याद आई। खरंच सांगतोय। ये दे दीजिए। थैंक यू। इस तरह अनजान लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल अंदर। सर ये सब देख के तो सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं अपने पड़ोसी के बारे में कुछ बोलना चाहता था। पहले अपने बारे में बता। हाँ सर, मैं पीताम्बर काळे, नीरव नगर में रहता हूँ। मेरे पड़ोसी का नाम है सखाराम सावंत। माझ्याकडे वेळ नाही आहे, लवकर काय ते सांगा। सर, ये सखाराम सावंत की बेटी है सोनम, 1 साल भर से गायब है। बड़ी अच्छी लड़की थी। मैंने वो सखाराम सावंत और उसके बेटे सूरज सावंत दोनों को बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अजीब ढंग से बात को टाल जाते हैं। सर, फिर एक दिन बताया कि वो गांव चली गई है। हाँ, तो इसमें अजीब क्या है? हो सकता है बेटी को गांव भेज दिया हो। लेकिन सर, एक बहन को अपनी भाई के शादी में आना चाहिए कि नहीं? वो नहीं आई। ये उसका भाई सूरज दिखता भी कुछ अजीब ही है सर। पहले कभी इसको ना देखा, ना इसके बारे में उन लोगों ने कभी जिक्र किया। फिर अचानक 3 साल पहले घर आ गया और 1 साल भर पहले सोनम गायब हो गई। ठीक है, चेक करा सर। ये सोनम है, हमारी बेटी। एक लड़के के साथ में भाग गई थी, 1 साल से पता नहीं चला उसका। लोगों को पता चल जाता तो हमारी बदनामी होती, इसलिए सोनम की भागने की बात हमने किसी से नहीं कही। और हाँ, अब हमारा उससे कुछ संबंध नहीं है, समझ लीजिए मर गई वो। सर, मेरी अंजलि से शादी होने के बाद बड़ी मुश्किल से घर में खुशियाँ वापस आई हैं। आप प्लीज़ सोनम के बारे में बात करके हमें और परेशान मत करिए। अच्छा, आप लोगों की सोनम से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात तो छोड़िए साहब, 1 साल से हमारी उससे बात भी नहीं हुई। तृप्ति, इस सोनम की कुंडली निकालो। मुझे लगता है कि फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। आंखें बंद करो और लेट जाओ। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं, मुझे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद कभी कपड़े नहीं उतारते, आंखें भी नहीं खोलने देते मुझे। तो गलत क्या इसमें? पति पत्नी कमरे में लाइट और पर्दे बंद करके बैठ करते हैं या खिड़की दरवाजे खोल कर? अब तू मुझे बताएगी क्या कैसे करना है? जितना बोला है उतना कर, समझी? चल। सर, ये पीताम्बर का शक सही लग रहा है। सोनम का फोन पिछले 1 साल से बंद है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं, कोई अफेयर का एंगल सामने नहीं आया सर। तो सावंत परिवार ने उसके साथ क्या किया होगा? 1 मिनट सर। हेलो सर, मोरे नगर के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। ठीक है, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। स्मिता, चेक करा। सर, ये तो अंजलि है, सावंत परिवार की बहू। पिछले महीने इसकी सूरज के साथ शादी हुई थी सर।
ये तो नीरव नगर में रहती, लेकिन ये यहाँ मोरे नगर के जंगल में क्या करने आई थी? सर सिर पर काफी गहरी चोट है। सर इसको जांच के लिए भेज दो। शिरके, इसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, उसे पूछताछ करनी पड़ेगी। ठीक है सर। पे आसपास सीसीटीवी हो तो जरा उसका फुटेज कलेक्ट करना। लेकिन सर ये तो काफ़ी सुनसान इलाका है, रास्ते में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सर ये पर्स मिला है और ये पर्स के अंदर ये मोबाइल मिला है, लेकिन ये बंद है। उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर आपकी बहू कहाँ है? वो सुबह बाजार गई है। आपने आखिरी बार कब देखा था उसको? आज सुबह जब वो बाजार गई, लेकिन क्या बात क्या है सर? मोरे नगर के जंगल में हमें एक लाश मिली है, वो आपकी बहू की है। क्या क्या कह रहे सर? अरे वो ये कैसे हो गया? किसने मारा होगा मेरी बहू अंजलि को? उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर किसने मारा मेरी बीवी को बताइए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा बाबा अंजलि। शांत हो जाओ। आप कहाँ थे उस वक्त? दुकान पर अपनी। कीर्ति नगर से यहाँ तक जितने भी सीसीटीवी है सारा फुटेज कलेक्ट करो। शिरके, तुम्हें अजीब नहीं लगता जिस घर की बेटी 1 साल से गायब है उसी घर की बहू की हत्या हो जाती है, वो भी इस तरह? सर अजीब बात तो है। वैसे इस केस में एक और कॉमन लिंक है, कमलेश शिंदे। सर ये अंजलि उसी कमलेश शिंदे की बेटी है जिसके गोडाउन में ये राजू काम करता था, और राजू की हत्या भी 2 महीने पहले ही हुई है। इन दोनों केसेस का आपस में जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन क्या? अगर संबंध नहीं है, ये योगायोग की बात है, तो इस केस की जड़ तक हमें जाना होगा। हाँ सर। सर ये देखिए सर, 16 फरवरी की सुबह 11 बजे अंजलि कीर्ति मार्केट की सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। फिर ये मार्केट में तो दिख रही है, लेकिन इसके बाद में घर गई या नहीं पता करो, मतलब प्रत्येक माहिती पाहिजे। हो सर। अंजलि अंजलि सब मुझे पता है मेरी बेटी को किसने मारा। वो लालची सकाराम और उसके परिवार ने मारा है इसको। उसको पकड़ लो साहब, मेरी बेटी का खून किया है उसने। सर कमीनों ने 40 लाख रुपए मांगे थे दहेज में, 20 लाख रुपए देने बाकी थे, इसीलिए उन कमीनों ने मेरे बेटी को मारा होगा। चलो चलो चलो। अरे शिंदे, बैठे बैठे चाय पी रहा है, अब इसको भी यहाँ पे बिठा और उसको चाय पिलाते बैठ। सखाराम जी क्या हुआ? बाकी के 20 लाख कब भेजेंगे? अगर नहीं भेज सकते ना तो इसको भी वापस नहीं भेजने का, समझे? मेहरबानी करा। सखाराम जी बात मानिए ना, 4-5 दिन में करता हूँ कुछ तो। जरा आएगा। 4 दिन के अंदर पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। और एक बात, अगर पैसा नहीं मिला ना तो पूरा गुस्सा इस पे निकलेगा। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली साहेब कि उन लालची लोगों के साथ मैंने अपने बेटे को वापस भेज दिया। उन्हें पकड़ लीजिए सर और सीधे जेल में डाल दीजिए। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप जाओ। सर बाहर पीतांबर आया है, उसको भेजू? सर मैं सांगितलं होतं ना तुम्हाला, सर ये सावंत फैमिली बहुत अजीब फैमिली है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी बहू अंजलि को घर के बाहर निकाल दिया। सूरज सूरज मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? बाबा मेरे मामा पैसे दे देंगे। जब दे देंगे तो अब बता जाना। जी चल निकल। जब तक तेरे बाप से पैसे नहीं लाएगी ना तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है, समझे? निकल यहाँ से। बाबा सूरज सूरज मैं तुम्हारे पाँव पड़ती, घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? हट सूरज सूरज सूरज। ओहो भाभी जी, ये दुनिया ना बड़ी जालिम है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपको कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। आप ना मेरे साथ चलिए, आइए ना। अरे आइए। हाथ मत लगाना मुझे। अरे भाभी दूर हटाओ। खूब समझती तुम्हारे घटिया इरादे। मदद चाहिए होगी ना तो अपने आई पापा के पास जाऊंगी। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे निकलो। सूरज बाबा
सर वो बेचारी अंजलि कई घंटों तक घर के बाहर बैठे रोती रही, फिर इन लोगों ने उसे घर में लिया। सर बड़े कमीने लोग हैं ये। सर उस पर भरोसा मत कीजिए, वो एक नंबर का कमीना आदमी है। वो भी यही बोल रहा था आपके बारे में। आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना सर। क्यों? एक तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहता था, जब बात नहीं बनी तो इस तरह से बदला ले रहा है। चाय पानी का बंदोबस्त करो। हो बाबा। बैठो। कहो कैसे आना हुआ? वो छोड़ो, मेरी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करके तुमने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी, क्यों? पता है कितना दहेज मिला है? अरे तो दहेज मैं भी देता ना। देखो सखाराम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देख लेना सखाराम, तुम्हारा बेटा इस लड़की के साथ कभी खुश नहीं रहेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, इसे रास्ते से हटा दो और मेरी बेटी को बहू बना लो। तभी से पीताम्बर खुन्नस पाल कर बैठा है। मुझे तो लगता है उसने ही मेरी बहू का मर्डर किया होगा। सर अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप कंफर्म हुआ है सर। उसकी मौत 16 फ़रवरी को दोपहर 12 से 2 के बीच में हुई है सर। उसके साथ बलात्कार किया गया और बॉडी पर सीमेन सैंपल भी मिले हैं। तो इसका मतलब शिर्के जिसने अंजलि का रेप किया उसी ने उसको मारा है। अच्छा, ये सोनम सावंत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? फिलहाल तो सर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दी है। वॉचमैन नितिन? सर वो वॉचमैन अंजलि के मर्डर वाले दिन से ही गायब है। उसका घर भी चेक किया है सर, सामान वगैरह कुछ नहीं है। शिर्के वो मिलना जरूरी है, ढूंढो, अरेस्ट करो उसको। ठीक है सर अंजलि के मोबाइल से इस केस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, ये देखिए। और ये तो राजू है शिर्के। अंजलि के मर्डर के 2 महीने पहले इसका मर्डर हुआ था। क्या अंजलि और राजू एक दूसरे को जानते थे? सर ये राजू के फ़ोन में अंजलि का फोटो इसके साथ मिलना, मतलब सर हो सकता है कि ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हों। शिर्के अंजलि की पहली बहुत उलझी हुई है। इसका मतलब ये अंजलि के बारे में सबको सब कुछ नहीं पता। एक काम करो, इसके ससुराल और मैके को खंगालो, इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है सर। पूरे घर का कोना कोना छान मारो, अच्छे से तलाशी लो। सर बड़े अंदर जाओ। अरे साहब ये क्या चल रहा है? 16 फ़रवरी को 12 से 2 के बीच कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे मतलब? घर पे ही थे। सूरज कहाँ था? हमारी किराने की दुकान है, मैं वहीं पर था। देखो अगर कुछ छुपा रहे हो ना तो उगल दो, वरना अपने तरीके से पूछो। सर ये अंजलि की डायरी, और सर ये कुछ और मिला है। क्या ये मैंने ही खरीदा था। क्यों, कोई अपराध है क्या? चलो सर, अंजलि के हस्बैंड सूरज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर। सर एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है सर। ये सूरज किसी निशा नाम की औरत के कांटेक्ट में था। निशा बार बार उसे कॉल करती थी, और जब हमने निशा के एड्रेस पे जाके पूछताछ की तो सर पता चला है कि निशा सूरज की पहली बीवी थी। 5 साल पहले ये सावंत फैमिली आदर्श नगर में रहती थी। और सर ये सावंत फैमिली के घर से अंजलि की डायरी मिली है, बहुत कुछ लिखा है इसने उसमें। राजू देखो, मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आई हूँ। मेरी पसंदीदा मिठाई तो तुम हो। बैठो। राजू पता है, कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और हमेशा की तरह रिजेक्ट करके चले गए। तो अच्छा हुआ ना, वो तुम्हें पसंद कर लेते तो मैं जी नहीं पाता। अंजलि, मैं तुम्हें खो कर ना जी नहीं पाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अंजलि! बाबा, बाबा! तेरे औकात कैसे? औकात में रह। मेरे अंजलि की तरफ हाथ उठाकर देखा कैसे तूने? बाबा उसकी कोई गलती नहीं है। बाबा 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 लगा के रखा है। चल घर पे। बाबा तेरे रिश्ते टूटने से पहले कम बदनामी हुई थी जो तूने नई मुसीबत पैदा कर दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या गलती कर दी मैंने प्यार करके? हाँ, कम से कम राजू ने मेरा रंग तो नहीं देखा। बाबा उसने देखी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाई। और तेरे बाप का पैसा देख रहा है वो। देखो, ये लड़की पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? खबरदार, याच्या पुढे ना राजूला भेटली ना
शिरके, सावंत फैमिली बहुत गड़बड़ लग रही है। हर वक्त कुछ ना कुछ नया राज सामने आ रहा है। शिरके, ये डायरी सिर्फ डायरी नहीं है, इस केस में जितने भी विलन शामिल है उन सब की कुंडली है। शिरके, राजू के फाइल के ऊपर जो धूल जमी थी वो झाड़ने का टाइम आया है। असल में अंजलि राजू से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती से सूरज के साथ की गई थी। अरे कमलेश राजू से नफरत करता था और शायद इसीलिए उसने उसको मारा या किसी से मरवाया। हो सकता है सर। वैसे अंजलि ने डायरी में वही बातें लिखी हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, जैसे कि उसके ससुराल वाले से टॉर्चर करते थे और वो आशिक अक्षय, उसने भी उसे काफ़ी परेशान किया है। इस केस से जितने भी लोग जुड़े हैं सबकी इंक्वायरी करो। किसी भी हालत में राजू और अंजलि को न्याय मिलना जरूरी है। और वो कमलेश, उसकी दोबारा पूछताछ करो। आपने बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि अंजलि राजू को चाहती थी? सर, अगर मैं ये बात बताता तो बेकार में आप मुझ पर शक करते हैं। शक कभी भी आपके ही ऊपर है। आपने अपने गोडाउन के वर्कर को मना किया था कि अंजलि और राजू की बात सामने नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट राजू की मौत से आपका रास्ता साफ हो गया है। उसकी मौत से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा हुआ और किसी को नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए, कमलेश दादा ने कुछ नहीं किया है और इन पर राजू की हत्या का आरोप लगाने से अच्छा है ना कि आप अंजलि के कातिल को ढूंढिए प्लीज। आपको क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं हम। I'm sorry दीदी। मैम, थोड़े टाइम पहले दीदी ने मुझे एक बात बताई थी, शायद मुझे आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया था कि जीजू उनके संग बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। जैसे संबंध बनाते वक्त उन्होंने आज तक उनके सामने कपड़े नहीं उतारे और उन्हें कहते थे कि अपनी आंख बंद रखो। बड़ी अजीब बात है। पति पत्नी के बीच में इतना पर्दा कहाँ होता है? कुछ और बताया उसने तुम्हें? नहीं मैम, पर दीदी को बहुत अजीब फीलिंग आती थी सूरज जीजू से। उन्हें ऐसा लगता रहता था कि जैसे जीजू से कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। ये सूरज कहीं लड़की तो नहीं है सर? क्योंकि उसके हाव भाव देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें भी शक हुआ ना शिरके? मुझे भी पहली बार जब देखा उसको शक हुआ। वो है लड़की, लेकिन दुनिया के सामने लड़का बन के घूम रहा है। सर, हमें उसका मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए। नहीं शिरके, कानून ये करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। एक काम करो शिरके, सखाराम और अक्षय इनका डीएनए टेस्ट करवाओ और किसी को भी शक के दायरे से बाहर मत जाने दो। ठीक है सर। हाँ, अंजलि से पहले सूरज की शादी मुझसे हुई थी, लेकिन हमारा तलाक हो गया। डिवोर्स के बाद भी सूरज के कांटेक्ट में क्यों हो? तो इसमें गलत क्या है? हम अच्छे दोस्त हैं और सूरज अपनी बीवी के साथ खुश था, तो मुझे इससे क्यों प्रॉब्लम होगी? बहुत हीरो बनता है तू, हाँ? हीरो बन के घूमता है तू, हाँ? तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली हमने। हवस का पुजारी है ना तू? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अंजलि की शादी के बाद से तो मैं कभी उससे मिला भी नहीं। शादी के पहले तो परेशान करता था उसको। नीरव नगर में तेरा मोबाइल लोकेशन क्या करता है रे? उसके ससुराल के आसपास क्यों मंडरा था तू? नीरव नगर में मेरा दोस्त रहता है, इसलिए कभी कभार जाते रहता हूँ मैं उसके पास। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में बहुत बुरा था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा हाथ है क्या तेरा पैर है, वो हम ढूंढ के निकालेंगे, समझा ना? खड़े तुम जायला दोन चार लावा चांगल्या। सर मैं सच कह रहा हूँ। सर, सखाराम और कल्पना 16 फैब को अपने घर पर ही थे और सूरज के मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो दुकान पर था। शिरके, ऐसा शातिर बिना मोबाइल के भी क्राइम सीन पे जा सकता है। ये सावंत फैमिली के ऊपर भरोसा मत करो, झूठ बोलते हो लोग। जांच जारी रखना। ठीक है सर, लेकिन सर हमें और सबूत जुटाने पड़ेंगे, क्योंकि राजू के केस में कमलेश के मोबाइल लोकेशन से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। राजू के मर्डर में तो कमलेश के ऊपर शक है, लेकिन ये अंजलि, इसका मर्डर किसने और क्यों किया होगा? सर खबरी का फोन था। उसने बताया वॉचमैन नितिन धारावाही में छुपा बैठा है। लेके उसको। किधर गया था? किधर गया था तू? सीधा खड़ा रह इधर। हट। 16 तारीख से कहाँ गायब था रे तू? काम से बाहर गया था सब। घर का पूरा सामान लेके गया था बाहर? हाँ, वो भी अंजलि के मर्डर के दिन। सच बोल, तेरे तो चलने फिरने के, बात करने के, देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। शिरके, क्या को जला?
क्या है? ये मार्केट में अंजलि घूम रही है और उसके पीछे कौन है? तू है। क्या कर रहा था उसके पीछे? सब वो मैं खरीदारी के लिए गया था साहब उधर। खरीदारी करने के लिए गया था? हाँ? तो पैर को क्या हुआ है? साहब वो बाथरूम में पैर फिसल गया साहब। बाथरूम में पैर फिसल गया? क्या जिंदगी से पैर फिसल गया जरा? हाँ, इसका डीएनए कराओ सर। और जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए मुझे। जब सखाराम आणि अक्षयची रिपोर्ट काय झालं? सर वो आई रही। हाँ सर, सूरज की पहले भी निशा, उसकी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में सूरज को रिसेंटली देखा गया है। देखो मामला क्या है सर। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। मैच हो गई किसी की? सर अक्षय और सकाराम की तो नहीं हुई। नितिन? सर नितिन का डीएनए मैच हुआ है। अंजलि की बॉडी पे जो सीमेन मिला था वो नितिन का ही है। इसका मतलब रेप और मर्डर नितिन ने किया है। पाहुणचार घेऊ तिथं, चला दे। ये तो प्रूव हो गया तूने अंजलि का रेप किया। मर्डर क्यों किया उसका? बताता था सब। उस दिन अंजलि मार्केट से लौट रही थी तो मैंने उसका पीछा किया साहब। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? अभी मेरी हिम्मत की देखिए किधर तूने। बहुत तरसा है तूने। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुक रुक, तेरी तो रुक। सब वो पुलिस को सब बता देगी। इस डर के कारण मैं अपने दोस्त के पास धारावी में जाके छुप गया साहब। बाद में खबर जब पड़ी तो पता चला कि अंजलि का मर्डर हो गया। साहब माझा विश्वास ठेवा साहब, मैंने उसका खून नहीं किया साहब। शिर्के, इसने रेप तो कबूल किया है, ये मर्डर भी कबूल करेगा। शिर्के, इसका डोज बढ़ाओ। सब मेरी बात सुनो। सब मैंने नहीं किया था। सब नहीं मारा, नहीं किया सब। अंजलि मर्डर केस उसके साथ हुए बलात्कार की पुष्टि पर जाकर ठहर गया था। अंजलि पर बुरी नजर रखने वाला वॉचमैन नितिन अब सलाखों के पीछे था। पर क्या अंजलि का कातिल भी ये नितिन ही था? अंजलि की बदनसीबी मरने पर भी अन्याय बनकर पीछा कर रही थी। मायके में राजू के साथ अधूरे प्रेम की टीस पीछे रह गई थी और ससुराल में पति के नाम पर सूरज के रूप में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला था। दूसरी तरफ पुलिस की जांच शक के दायरे में एक के बाद एक आते जा रहे नामों में उलझ कर रह गई थी। सखाराम सावंत, कमलेश शिंदे, अक्षय और वॉचमैन नितिन जैसे कई लोगों पर पुलिस को शक था। लेकिन अंजलि के लिए न्याय अब भी इस एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था कि उसका कातिल आखिर है कौन। सर मुझे लग रहा है कि नितिन सच बोल रहा है। वैसे भी अंजलि की लाश हमें मोरे नगर में मिली थी और मोरे नगर से कीर्ति मार्केट और अंजलि का ससुराल ये दोनों ही जगह काफ़ी दूर है सर। सर कि मुझे भी ऐसे ही लगता है क्योंकि नितिन की पैर में अभी भी सूजन है और ऐसी हालत में वो अंजलि का रेप करके उसका पीछा नहीं कर सकते। सर ये सावंत फैमिली का नाटक ही खत्म नहीं हो रहा है। सर निशा और सूरज इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ था, उनका स्टेटमेंट गलत था। सर एक बात और, सर ये सूरज निशा के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपये भेजता है। हमें पता है कि सूरज के साथ तुम्हारा तलाक नहीं हुआ था, फिर भी हर महीने वो तुम्हें 30,000 रुपए देता था। अब बोलोगी क्यों? सर ऐसे नहीं बोलेगी। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। सर सूरज एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उसका नाम सोनम है। दहेज के लिए उसने लड़का बनकर मुझसे शादी की थी, जिसके लिए मेरे पिताजी को गांव की जमीन बेचकर उसे 20 लाख रुपए देने पड़े। लेकिन शादी के बाद उसके शारीरिक संबंध बनाने के तरीकों पर मेरा शक और गहरा होता चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तू यही ढूंढ रही है ना? अली कब तक लड़का बनने का नाटक करके बेवकूफ बनाएगी?
सूरज अपने लड़की होने की बात राज रखने के लिए मुझे हर महीने पैसे देता है, लेकिन मेरे पिता ने शादी पर जितना खर्च किया है वो सब मैं उससे वसूल कर रहूंगी। इसका मतलब इस साजिश में तुम सूरज के साथ शामिल हो? ये सब क्यों होने दिया? तुम पुलिस के पास भी आ सकती थी। सर क्यों मारा पता चला? नहीं तुम्हें? तुमको तो पता चला होगा। तुम्हारे बाल तो बड़े, अरे ये तो लड़की है। हाँ अब पता चला क्यों मारा? अब ये बताओ कि ये सोनम को सूरज क्यों बनाया था? लोगों की क्यों फंसा रहे थे? दहेज के लिए सर हमारी सोनम की शादी नहीं हो पा रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा दहेज मांगते थे सर, और हम नहीं दे पा रहे थे। तो हमने सोचा कि सोनम को लड़का बना देंगे, उसकी शादी करवा देंगे और खुद दहेज ले लेंगे। वैसे ही किया सर हमने, लेकिन वो अंजलि को हमने नहीं मारा सर। अंजलि को तुमने मारा है क्योंकि उसको पता चल गया था ये सूरज नहीं सोनम है, और तुम्हें डर था वो सबको बता देगी, इसलिए तुमने अंजलि को मारा। सर हमने अंजलि को नहीं मारा सर, बल्कि मैं तो खुद ही परेशान हो गई थी लड़का बनने का नाटक करते करते। सर एक मिनट। हेलो, क्या? सर मैंने इसे कहीं तो देखा है। सर ये कमलेश शिंदे के कोयले के गोडाउन में काम करता था। क्या? सर ये क्या चक्कर है? हर एक मामले की लिंक कमलेश शिंदे के कोयला गोडाउन से जाके मिलती है। हाँ सर, लेकिन अभी तक हमें कमलेश शिंदे के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। पहले इसकी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। दगड़ू का घर ये? जी हाँ, मेरा ही बेटा है। तो कहिए क्या बात है? दरअसल उसका मर्डर हो गया है। हाँ? और हमें घर की तलाशी लेनी है। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। खड़े बुलाओ उन्हें। ये आपके घर में तो ऐशो आराम के सब सामान है। ये दगड़ू को पगार कितनी मिलती थी? यस सर। जैन सर हमने दगड़ू के घर की तलाशी ली। सर ये दगड़ू ही मामूली सी पगार पे शिंदे के गोडाउन में काम करता है, लेकिन सर उसके घर में ऐशो आराम की हर चीज़ है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सब कुछ। और सर कमाल की बात यह है कि ये सारी चीज़ें उसे किसी और के क्रेडिट कार्ड से खरीद के दी गई हैं। इतनी महंगी चीज़ें उसे कोई क्यों देगा? और अगर देगा तो बिना वजह नहीं देगा। और सर कमाल की बात तो यह है कि 16 तारीख को दोपहर 3 बजे उस क्रेडिट कार्ड से एक शर्ट भी खरीदी गई थी, और जहां अंजलि की डेड बॉडी मिली वो शर्ट की दुकान वहां पास में ही है। इसका मतलब शिरके हम जल्द ही कातिल तक पहुंचने वाले हैं। अंजलि का कातिल और मैं? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बैठ। शायद आपको मालूम नहीं, अंजलि मेरी भतीजी है। मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि तूने अंजलि का बॉयफ्रेंड राजू का मर्डर किया। ये क्या बोल रहे हो आप? शिरके मेरा वीडियो? हाँ, ये मोबाइल हमें दगड़ू के घर से मिला, और ये वीडियो देख के तू डरता था, और इसलिए तू दगड़ू जो चाहता था उसको लेके देता था। इतना ही नहीं, दगड़ू के बाप ने हमें बताया तू कोयले के गोदाम के आड़ में गलत धंधा करता था। हाँ, तेरा नसीब अच्छा था रे, तू 3-4 मोबाइल यूज करता था, इसलिए तू जल्दी ट्रेस आउट नहीं हुआ हमको। अब बता अंजलि को क्यों मारा? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने? सबूत चाहिए तेरे को? याद कर, जब तूने अंजलि को मारा तो ब्लड के छींटे तेरे शर्ट पे उड़े थे। आया याद? फिर तूने क्या किया? तो एक दुकान में गया, वहां तूने एक शर्ट खरीदी और वहां कार्ड स्वाइप किया। वो कार्ड स्वाइप किया जो कार्ड स्वाइप करके तू दगड़ू को चीजें लेके देता था। हम वो दुकान में पहुंचे, तेरा नसीब खराब था,
तूने वहां से एक शर्ट तो खरीदी, लेकिन पुरानी शर्ट वहीं छोड़ गया और वो दुकानदार ने वो शर्ट स्टोर रूम में रखी थी। और चाहिए सबूत? और चाहिए सबूत? नहीं साहब, बता दो साहब। बता। साहब, मैं कमलेश दादा के कोयले के गोडाउन में छुपके से ड्रग्स का धंधा करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ये बात राजू को पता चल गई। अरे क्या कर रहे हो? ठीक से रखो। देख राजू, अपने काम से काम रख, समझा? जा काम कर। कितने घटिया इंसान हो यार तुम। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, तुम्हें शर्म नहीं आई? देख, फालतू की बात मत कर। अगर तू चाहता है ना तो तुझे भी इसमें हिस्सा देने को मैं तैयार हूँ। भाई, मैं भीख मांग के ना अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन तेरी पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए। और तो और मैं सब कुछ शिंदे साहब को बता के रहूँगा। उन्हें पता तो चले उनके पीठ के पीछे उनका ही भाई गोदाम में क्या काला कारोबार कर रहा है। राजू, मेरी बात मानता तो मरने से बच जाता था। तेरा भांडा फोड़ के रहूंगा। छोड़। ठीक है। अंजलि को क्यों मारा? सब एक दिन अंजलि अचानक मायके आई थी और मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी वो घर पे है। देख दगड़ू, अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो तू बहुत पछताएगा। ड्रग्स सप्लाई के मामले में तुझे जो तेरा हिस्सा मिल रहा है ना, तू उसी में खुश रहे, समझा? और हाँ, राजू की हत्या का मामला अगर सामने आया तो तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? मेरे साथ तू भी फंसेगा। चल रखता हूं। तो वो आप हैं जिसने मेरे राजू की जान ली? याद रखना काका, इसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। अंजलि, वैसा कुछ नहीं है साहब। मैंने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसको समझाने के लिए दूसरे दिन मैं उसके ससुराल जा रहा था, तभी वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। अंजलि, क्या हुआ? काका, बताओ मुझे, किसने किया ये सब? काका, एक आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नहीं, आप मुझे जीना ही नहीं है काका। अंजलि, तुम गाड़ी में बैठो, चलो। अंजलि, हम अपने घर चलते हैं, कमलेश दादा के पास। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जैसे खूनी से तो मुझे मदद चाहिए ही नहीं। तुमने मुझसे मेरा राजू छीन लिया। सबने मुझे बहुत तकलीफ दी है। सब के सब जेल जाओगे तुम लोग। चुप, वरना तेरी आवाज भी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझी? इसे राजू का क्या? हाँ, वैसे मुझे भी मार दोगे ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंजलि, तुमने मुझसे मेरा राजू छीन लिया। अंजलि, उधर उधर, पुलिस को बताएगी। नहीं। और फिर दगड़ू भी ये वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो मैंने उसे भी मार दिया। तूने लोगों को नई सीख दी है। बाहर वालों से पहले अपने लोगों से सतर्क रहना चाहिए। लालच कई बार ऐसी हवस का रूप लेता है कि इंसान अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाता है। वो एक गुनाह छिपाने के लिए सिलसिलेवार अपराध करने पर मजबूर हो जाता है। करीब 3 महीने से अनसुलझा पड़ा ये कोल्ड केस दगड़ू की मौत के बाद सुलझ पाया। राजू की हत्या के 2 महीने बाद अपनी भतीजी अंजलि और फिर दगड़ू की हत्या को अंजाम देने में दोषी प्रशांत शिंदे को कड़ी सजा सुनाई गई। वहीं सावंत परिवार को भी उनकी बेटी सोनम को लड़का बनाकर उसकी शादी करने के एवज में धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन अंजलि के साथ जो हुआ उसमें उसका परिवार भी बराबर दोषी है। हमारे समाज में आज भी लड़की को बोझ मानने वालों, उसके रंग रूप के आधार पर भेदभाव करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में एक परिवार की अपने हर सदस्य के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पराये लोगों से असुरक्षा स्वाभाविक है, लेकिन ख्याल रखें कि हमारे आसपास पारिवारिक सुरक्षा का एहसास देने वाला कोई शख्स ही कहीं संदिग्ध तो नहीं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 70 के जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 70। जय हिंद।
वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक जुर्म होता है, फिर सालों लग जाते हैं उसे सुलझाने में, फिर केस जाता है कोर्ट में। न्याय का ये सफर कई केसेस में इतना लंबा होता है कि पीड़ित या पीड़ित के परिवार वालों की लगभग पूरी जिंदगी गुजर जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 4,78,600 कैदी जेल में थे। इनमें से 69.05% यानी 3,30,487 अपने ट्रायल के शुरू होने का या खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो अंडर ट्रायल्स थे। इनमें से 5,011 कैदी ऐसे थे जो 5 साल से ऊपर जेल में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के केस में एक जुर्म साल 2011 में हुआ था जिसने उस वक्त पुलिस प्रशासन और मीडिया में हलचल मचा दी थी। दुर्भाग्यवश ये केस तकरीबन 1 दशक तक अनसुलझा रहा और उसका प्रतिघात तकरीबन 10 सालों बाद 2021 में हुआ। 6-7 मिंडी पे 10,000, 7 मिंडी पे 10,000, 2-4 पंजा पे 50,000, 51 75,000 खाजा। दुआ चौका पंजा खुला है। अवैध व्यापार और जुआ समाज की वो कुरीतियां हैं जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी ही जानें ले ली होंगी। जिसकी लत लगती तो एक इंसान को है पर बर्बाद वो पूरे परिवार को कर देती है। और धंधा पानी कैसा चल रहा है तेरा? बढ़िया चल रहा है। अरे धीरज अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छे। अच्छा पापा, मुझे कॉलेज के बाद एक प्रोजेक्ट के काम से अनीशा के घर जाना है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ज्यादा लेट मत करना। ठीक है पापा। और हाँ सुनो, ये रितेश को बोलना 1:30 बजे छवि को स्कूल से लाकर घर छोड़ना है। ठीक है मम्मी। अजी, मैं सोच रहा था कि प्रियंका की शादी अपने बेटे पीयूष के साथ करवा दे, कैसा रहेगा? तुम्हारा बेटा महीने भर में जितना कमाता है उतना मेरी बेटी अपने दोस्तों पर एक दिन में खर्च करती है। 22 साल हो गए जी, आज भी तो वही बात पकड़ के बैठा है। तुम्हारी बहन रश्मि को मैं बहुत पसंद करता था। यही बोला था ना तुमने जब मैं रश्मि का हाथ मांगने आया था तुमसे। एक मेरी जगह अगर तू रहता तो तू भी यही करता। और वैसे भी तुम उस वक्त सिर्फ सट्टा खेला करते थे और सारे पैसे सट्टे में उड़ा देते थे। आज भी वही करता हूं मैं। फिर भी रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हो मुझसे? तो अच्छा ही हुआ ना, धीरज भाई साहब ने आपको मना कर दिया, वरना मेरा क्या होता। ओ साहब, एक मिनट साहब, कौन है आप लोग? ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ओ साहब, बात सुनो, ये आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। सुनिए मेरी बात। कमरा चेक करो। साहब जबरदस्ती घर में घुस गए साहब। शेट्टी साहब, आपकी खबरी बदल दीजिए। खोखली खबर आपको देती है, आप दौड़े चले आते हो। सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च तो हो ही रहा है ना, कर लीजिए सर्च करिए, तसल्ली कीजिए आपकी।
प्रियंका, आहूजा साहब से कब बात करोगी? ना बाबा रितेश, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तुम में तो तुम जाओ, कर लो हमारे बारे में वापस से बात। मैं? अरे अगर तुम करोगी तो जान तो बचेगी। आहूजा साहब की लाडली हो, मेरी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तुम भी ना, कैसी बातें करते हो? अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सर कुछ नहीं। शेट्टी साहब, देखिए हम लोग शरीफ लोग हैं, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ तो बार बार आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ आहूजा साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शेट्टी से बात करता हूँ, ठीक है? शेट्टी, तुम्हें तो बड़ा यकीन था, टिप पक्की थी, फिर क्या हुआ? हाँ सर, टिप तो बिल्कुल पक्की थी, लेकिन देखो शेट्टी, हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा आहूजा के काले धंधे बंद करने का। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मामला बिगड़ जाएगा। और हाँ, आगे से ध्यान रखो, उसके घर से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके अड्डों का पता लगाओ। राइट सर। जमीन भी बेच दी पंकज ने, इस सट्टे की लत ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। श्रुति की शादी के लिए बस एक इसी जमीन का भरोसा था, क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें बेच देते हैं। देखो पहले तुम 13 साल की थी जब यहाँ लाई गई थी, उस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब तुम कुछ कर सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां से निकल के तुम जान जाओगे कि बाहर कितनी खुश रह सकती हो तुम। साहब, आप हर महीने यहाँ आते हो, यहाँ के औरतों को और बच्चों को मदद करते हैं, उतना काफ़ी है। यहाँ से निकल के मैं कहाँ जाऊँगी, क्या काम करूँगी? जिस्म बेचने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। राशन और कपड़े तुम्हें शक्ति दे देगा, लेकिन पायल फिर एक बार सोच लो, मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। यहां से निकलोगी तो जान जाओगी बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है। थैंक यू वेरी मच। अरे आज तो तेरे लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन होगा, एक तो तेरी एनिवर्सरी और दूसरा इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत चुकी। क्या हराया यार श्रीलंका को आज। सेलिब्रेट कर दो, चलो चलो आओ। और बाकी सब बढ़िया? भैया। हाँ अरे वो आज मेरी खुशी में शामिल होने कैसे आ गए तुम? भैया मुझे आपकी खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, जाते हो भाभी से मिलके जाना, और सुनो खाना खा के जाना। विदेश, तुम बहुत मेहनती हो, और सुनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमारे घर के ड्राइवर हो। किसी भी काम से कोई छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। अपने अरमानों को बड़ा रखो, अपने आप बड़े आदमी बन जाओ। ऑल द बेस्ट। आहूजा साहब सुबह के लिए माफ़ी चाहते हैं। वो कहे ना कि शेट्टी साहब बताए बिना ही मुझे यहाँ लेकर आ गए। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है ना, और तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाना है। यस सर। बोल दिया मैंने, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। ड्रिंक पापा, मैं सोच रहा था कि MBA करने का क्या मतलब है? वैसे भी अपने बिजनेस में पढ़ाई की कोई ज़रूरत तो है नहीं। बेटा पढ़ाई जो है ना कभी वेस्ट नहीं जाती। मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तुम्हें मिल रहा है तो पढ़ो,
तुम सिर्फ एक ही साल की तो बात है, उसके बाद भी पूरा एम्पायर जो है तुम्हीं को संभालना है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, सुबह क्लास है, देर हो जाएगी। जाओ। एंजॉय। साहब, आपने हमारे बेटे की जमानत की बात की है क्या? शक्ति, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हारे बेटे के मामले में कोई मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। रेप किया उसने, अगर उसे अभी छुड़ाऊंगा तो कल जाके किसी का मर्डर कर देगा वो। छोड़ो, इसे बढ़ाओ मत। क्या हुआ? देखता हूँ सर। साहब, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी लेकर आता हूं। पेट्रोल की स्मेल। सर, पेट्रोल की पाइप पहले से कटी हुई थी। ड्राइवर शक्ति ने वहां दूर से एक आदमी को गोली चलाते हुए देखी। वो कंबल ओढ़े हुए थे। जब तक शक्ति भागकर यहाँ आया, तब तक वो आदमी 5 लाख रुपए कैश लेकर उस तरफ भाग चुका था। गणेश, ये आहूजा कोई मामूली आदमी नहीं था। इसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगी रहती है, तो दिन दहाड़े उसकी गाड़ी की पेट्रोल पाइप काटना आसान काम नहीं है। सर, इस एरिया में काफी रॉबरीज होती है। इस बार आहूजा को टारगेट किया गया था, और ये आहूजा भी काफी कैश लेकर चलता है हमेशा। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी गैंग्स हैं सबको राउंड अप करो। सर, मैं क्लास में था, तभी मुझे शक्ति चाचा का कॉल आया। उन्होंने बताया पापा के बारे में। आखिरी बार कौन मिला था अजीत आहूजा से? सिद्धार्थ बाबा। रात को मैं आहूजा साहब के पास गया तो सिद्धार्थ बाबा जा रहे थे। वो हॉस्टल में रहते हैं ना। साहब, मैं निकलूं? हाँ शक्ति, तुम जाओ और सुबह 8 बजे आ जाना। वो कल नई साइट देखने जाना है। सर, मैं कल सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आया था, उसके बाद घर चला गया। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तब खबर मिली। दीदी, अजीत आहूजा इंदौर में सट्टे की दुनिया का जाना माना नाम था। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कभी उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई थी, और अब किसी ने उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। अजीत आहूजा उस शख्स का नाम था जो कई परिवारों के लिए रॉबिन हुड था। अजीत आहूजा जरूरतमंदों की मदद अंजाम की फिक्र किए बिना करता था, पर कुछ लोगों के लिए वो ऐसा शैतान था जिसकी वजह से उनके परिवार ध्वस्त हो गए थे। तो आखिर सच में कैसा इंसान था अजीत आहूजा? अरे राम, ये कुछ रुपए हैं, रख लो। अजीत साहब को तुम्हारे बेटे के बारे में सुन के बुरा लगा। उन्होंने कहा है कि उनसे जो भी हो सकेगा मदद करेंगे। कितने? जितने हैं ठीक हैं। फिलहाल 50,000 रुपए। अजीत साहब ने कहा है कि अगले महीने कुछ और भिजवा देंगे। कितना भिजवाएंगे? मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत कितनी होगी? तुम बोलो शांति, कितना काफी होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे बेटे पंकज की कमी पूरी होगी? जाइए,
अजीत साहब को कहिए अपना धंधा संभाले। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपना परिवार संभाल लूंगा। चाहिए। नमस्ते। पैसे मेरे हैं, किस पे खर्च करने, कितने खर्च करने, उसका डिसीजन मैं लूंगा। और तुमको इसके पहले भी मैंने पैसे दिए थे ना, फालतू के बिजनेस में लगाए और डूब गए सारे पैसे। भैया वो पैसे मेरे भी हैं। मैं कोई याशी नहीं करता, बस इस नरक से निकलना चाहता हूँ। खुद का लीगल बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ताकि अपने फैमिली को अपनी ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से पाल सकूं। ईमानदारी से कमाए हुए पैसे जिन्हें तुम उस बिजनेस से कमाओगे जिसमें अपने भैया के इलीगल बिजनेस का पैसा लगाओगे। आप बीच में मत बोलिए भाभी। वैसे ही आप मुझे इस घर से निकालने में कामयाब तो हो चुकी हो, अभी क्या भैया की जिंदगी से निकालना चाहती हो? फालतू बात मत करो, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं सब संभाल लूंगा। बिजनेस को, बच्चों को, सबको संभाल लूंगा। सिद्धार्थ जब अपनी एमबीए पूरी कर लेगा, मैं खुद ही उसे बिजनेस सौंप दूंगा। मैं वापस नहीं जा रहा एमबीए करने। वो तो पापा की इच्छा थी इसलिए मैं कर रहा था, और अब पापा ही नहीं रहे। 13वीं तक तो रुक जाते तुम लोग, दुखी होने का थोड़ा दिखावा ही कर लेते। कोई नहीं संभालेगा बिजनेस। ये घर, परिवार और बिजनेस संभालने के लिए अकेली काफी हूं मैं। एक तो जन लोकपाल बिल के लिए लोग शहर से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर से इस अजीत आहूजा के मर्डर से सारे शहर में खलबली मची है। सर, मुझे अजीत आहूजा की फैमिली के हर मेंबर को इंटेरोगेट करना होगा, साथ ही उससे जुड़े लोगों को भी। इसके लिए मुझे स्पेशल परमिशन चाहिए होगी सर, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े नाम और पॉलिटिशियंस भी हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खुरेदने की, थोड़ी बहुत इंक्वायरी करो और जल्द से जल्द ये केस बंद कर दो। वैसे भी तुमने एफआईआर में रॉबरी और मर्डर ही लिखा है ना? क्राइम सीन को देखकर तो यही लगा है सर। जिसने भी किया अच्छा काम किया है, समाज के वायरस को खत्म कर दिया। ऐसे क्रिमिनल्स का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए था, किसी और ने हमारा काम कर दिया। अब तुम इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दो। सर मैंने पता किया, आसपास के रॉबरी गैंग में ऐसी कोई इंटरनल बातें नहीं हुई और ना ही तो खबरियों के पास कोई लीड। अजीत आहूजा पे अटैक हुआ है, कोई भी रॉबर इस बारे में बात करने से कतराएगा। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव रखो, कभी तो पता चलेगा किसने अटैक करवाया है। पेट्रोल का पाइप कटा हुआ था, यही बात मुझे खटक रही है। अब या तो कोई घर का स्टाफ हो सकता है या फिर कोई जानने वाला जो मर्डर के एक रात पहले उस पार्टी में वहां मौजूद था। सर, ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। सर, अगर अजीत आहूजा की लाइफ से सस्पेक्ट छांटने बैठे तो दर्जनों होंगे। बहुत बड़ा एम्पायर था, और जितना बड़ा एम्पायर उतनी ज्यादा दुश्मन। तो घर से शुरू करते हैं। वाइफ सुमन, भाई वरुण, बेटा सिद्धार्थ, बेटी प्रियंका और ये दो स्टाफ शक्ति और रितेश। सर, ये एक बेटी भी है, छवि, एडॉप्टेड है, मैंने पता किया। ब्रॉथल से रेस्क्यू करके लाया गया था इसे। घर के अंदर से अगर कोई हो सकता है तो वरुण ही हो सकता है। वो ना तो मुझे पसंद करता था, ना ही अजीत को। सारी दुनिया जानती है आपके हस्बैंड अजीत आहूजा इंदौर के सट्टे के बिजनेस के बादशाह थे। है, हम यहाँ सट्टे के बिजनेस की नहीं, आपके हस्बैंड के मर्डर की इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। मुझे कोई एफआईआर नहीं करवानी। मेरे पति के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर चुका है मेरा। मुझे अपने घर को संभालना है। ये इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। अब चाहे तो केस को क्लोज कर सकते हैं।
सुमन जी, ये केस तो अब तभी क्लोज होगा जब हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। हाँ तो ठीक है, फिर कीजिए अपनी ड्यूटी, ढूंढिए हत्यारे को, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद मत रखिएगा। एक बात पूछूं आपसे, आप अपने हस्बैंड की मौत पे उतना दुखी नहीं लग रही जितना होना चाहिए। शोक मनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या उम्मीद करते हैं आप मुझसे? रोऊं, महीनों तक सदमे में पड़ी रहूं? देखिए, मेरे पति का मेरे और मेरे बच्चों के सर से साया उठने के बाद मुझे उनकी सुरक्षा भी देखनी है। हमारा कोई नहीं है अब, इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सदमे में जाकर जो मेरे पास बचा है ना, मुझे वो भी गंवाना नहीं है। गलत उम्मीद कर रहे हैं आप मुझसे। कौन हो सकता है इस मर्डर के पीछे? शतरंज का कोई ऐसा खिलाड़ी, शायद डीसीपी सर भी उसके प्यादे हैं। सॉरी सर, मन में खटका इसलिए बोल दिया। खटक तो मुझे भी रहा है। फिलहाल तो ये सोचते हैं कि अजीत आहूजा के मर्डर का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? लगभग सभी को सर। सोर्सेज की माने तो सट्टे का बिजनेस अब सुमन चलाती है। बेटे सिद्धार्थ ने एमबीए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे करना ही नहीं था। वरुण को फायदा हो सकता था, लेकिन सुमन ने उसके सपनों पर भी पानी फेर दिया। और वो धीरज? सर वो तो बचपन का दोस्त है, कॉर्पोरेटर है। अजीत पहले उसके लिए काम किया करता था और पिछले 10 सालों में अजीत ने धीरज को पैसों से काफी मदद की है। यानी कि जिस धीरज की वजह से पिछले 10 साल से अजीत आहूजा का घर चल रहा था, आजकल वो अजीत आहूजा का कर्जदार है। जी सर। देखो ना, मैंने सब जेवर जमा करके देख लिए। अगर इन्हें बेचें तो कुल मिला के 1.5-2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। पता नहीं तेरे पापा कैसे कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। उस दिन आहूजा साहब ने जो पैसे भेजे थे वो ले लेते तो अच्छा ही होता। इतनी देर हो गई, तेरे पापा दूध लेने गए थे, 1 घंटा हो गया, अभी तक आए ही नहीं। शेट्टी साहब, आपने अजीत के इतने ठिकानों पे छापेमारी की, इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती कहां से थी? हमारे अपने सोर्सेज होते हैं और आप तो अच्छी तरह जानते हैं हम अपने सोर्सेज कभी रिवील नहीं करते। और आप डायरेक्टली डीसीपी सर को रिपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। अजीत के मर्डर की प्लानिंग इतनी बारीकी से की गई थी, और यह काम वही कर सकता है जिसे कानून और सबूतों के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी है। या तो वो पुलिस का कोई आदमी हो सकता है, या फिर कोई हिस्ट्री शीटर या हार्डकोर क्रिमिनल। आपकी नजर में भी तो कोई रॉबर्स का गैंग होगा ही जिसे आपने गिरफ्तार किया हो और जो अब बेल पे बाहर हो। आपका इशारा किस तरफ है चौधरी साहब? मैं बस सोच रहा हूं कि ये क्राइम एक परफेक्ट क्राइम। कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हमें खोदना पड़ता है। एक आदमी था हरिराम, उसके लड़के ने सुसाइड कर लिया। सट्टे में अपना सब कुछ गंवा चुका था। उसके बाद हरिराम ने भी सुसाइड कर लिया, और हरिराम की तरह न जाने कितने परिवार अजीत आहूजा की वजह से बर्बाद हो गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समाज के लिए खतरा था अजीत आहूजा। समाज के लिए खतरा अजीत आहूजा नहीं, उसका कारोबार है जो अब भी चल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि शतरंज के इस खेल में शह और मात देने के बावजूद, राजा के मरने के बावजूद, ये खेल आज भी चालू है, क्योंकि राजा की इस गद्दी पर अब एक रानी बैठी हुई। दुआ नवा मिंडी। ये मिंडी क्या होता है? साहिबा, नहले के बाद जो भी आता है उसे हम 0 में गिनती करते हैं, और 0 मतलब अपनी भाषा में मिंडी। ठीक है, तुम शक्ति से मिल लो और अगले हफ्ते से मटका 6 बार खुलेगा। 6 बार कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा साहिबा। और आहूजा साहब तो इतना रिस्क कभी। आहूजा साहब अब नहीं रहे। अब ये खेल मेरा है, और जो मैंने कह दिया वही नियम है। किसी को मंजूर नहीं है तो छोड़ के जा सकता है। एक दिन ही हम सबको ले डूबेगी। सर, अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और बैलिस्टिक रिपोर्ट भी। सर, अजीत को पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधे हार्ट पर मारा गया था, और सर उनकी बॉडी से जो बुलेट मिली
वो 9mm की थी, जो ग्लॉक 17 पिस्टल में यूज होती है। गणेश एक काम करो, बुलेट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ। हालांकि पता चलना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी रॉबर्स रजिस्टर्ड गन तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। सर हो सकता है इन सबके पीछे वरुण आहूजा का हाथ, उसने किसी गैंग को हायर किया हो। लेकिन मुझे लगता है इस शतरंज के खेल में बादशाह को मात देने वाला वजीर कोई और ही है। ये मेरी पिस्तौल रजिस्टर्ड है, पर ये क्यों चाहिए आपको? क्योंकि अजीत आहूजा के ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो ग्लॉक 17 पिस्टल से ही चलाई गई थी। तो ये पिस्तौल किसी के पास भी हो सकती थी, भैया के पास भी थी। इनफैक्ट भैया ने सिद्धार्थ को ग्लॉक 17 पिस्तौल ला कर दी थी, वो भी कातिल हो सकता है। इनफैक्ट घर का कोई भी मेंबर कातिल हो सकता है। आप वो औरत सुमन से जाके क्यों नहीं पूछते? बहुत पहुंची हुई औरत है, मिडिल क्लास फैमिली से थी। भैया बिहा कर उसे लेकर आए थे, 2 साल में अपनी औकात बताना शुरू कर दी। शक्ति से पहले जो ड्राइवर था उसके साथ रंगे हाथ पकड़ी गई थी, भैया उसके प्यार में थे, माफ कर दिया। आज भैया तो नहीं रहे, पर वो राज कर रही है, करोड़ों के कारोबार की अकेली मालकिन। ये लो, लाइसेंस वाली है, 2 लाया हूं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे भाई सिद्धार्थ के लिए। अपनी बेटी को कोई गन गिफ्ट करता है क्या? मुझे नहीं चाहिए ये, आप ही रखिए। और पापा टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही रख लीजिए ना इसे, मुझे तो आपकी चिंता लगी रहती है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग सेफ रहोगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं। सिद्धार्थ की पिस्टल पिछले हफ्ते पॉलिशिंग के लिए दी थी, और ये रही उसकी रसीद। शक्ति चाचा, चाचा कहाँ हो आप? आ रहा बेटा, बाथरूम में हूँ। हाँ चाचा जल्दी आओ, ये मम्मी ने कुछ पैसे और कपड़े भेजे। सर मुझे लगता है कि वरुण ने जानबूझकर सुमन के अतीत का पत्ता हमारे पास फेंका, ताकि हमारा शक वरुण से हटकर सुमन पर चला जाए। लेकिन वरुण कह तो सही रहा है, अजीत आहूजा के जाने के बाद उसका सारा बिजनेस सुमन ने ही संभाल रखा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा भी हुआ। अब जानना यह है कि सुमन का जिसके साथ अफेयर था वो ड्राइवर कौन था और वो अब कहाँ है। सर मैं पता लगाता हूँ। इस सट्टे के बिजनेस में कोई नया खिलाड़ी? ऐसा तो कोई सामने नहीं आया। एक एम्प्लॉय है ब्रिजेश, मैंने उससे भी बात की, पर उसकी तरफ से भी कोई खास जवाब नहीं आया। सर बिजनेस में राइवलरी तो होते रहती है, जो कि आम बात है। कोई नया बुकी जो ज़्यादा एम्बिशियस हो? यह सारा सट्टा तो आप अपने में ले लेते हो, हमें भी कुछ करने दो ना, हमें भी कमाने दो। अजीत भाई का ऑर्डर है, 1000 से ज़्यादा की बुकिंग कोई बुकिंग नहीं लेगा। इतना ज़्यादा मत उड़ो, जितने का बिजनेस दे रहा हो ना उसमें खुश रहो। कश्मीर में सर प्रियंका का फोन। स्पीकर ऑन करो। हाँ प्रियंका बोलो। सैलरी तेरी 10,000 रुपए, तेरे घर में इतने पैसे आए कहाँ से? अजीत साहब को मारने के बाद कार से जो पैसे उठाए थे वो पैसे थे हमारे घर में। बिना हाथ लगाए कन्फेस कर लिया। अब ये भी बता दे कि अजीत आहूजा को मारा क्यों? तू तो बहुत वफादार था ना उसका। क्या सिला मिला 15 साल की वफादारी की? पैसों की जरूरत थी हमको, बेटे की जमानत करवानी थी। अजीत साहब हर अनजान आदमी की मदद किया करते थे, पर जब हमको जरूरत पड़ी तो साफ मना कर दी। उनको मारने से पहले भी हम बहुत हाथ जोड़े उनके पास जाके, किस हमारी मदद कर। पिस्तौल कहां से मिली थी? पार्टी की रात उनके कमरे से ली थी। और वापस कब रखी? वो वापस जब अजीत आहूजा को हॉस्पिटल ले जाया गया? नहीं, तब तो तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे होंगे और घर पे पुलिस मौजूद थी। तो फिर अगले दिन जब अजीत आहूजा का दाह संस्कार हुआ या फिर कल? आपको आपका कन्फ्यूजन मिल गया ना? फिर आपको क्या चाहिए? हमने पिस्तौल कब रखी थी हमको याद नहीं। केस को बंद कर दो चौधरी, ऊपर से बहुत प्रेशर है। लेकिन सर शक्ति सिंह ने अभी तक जवाब नहीं दिया है उसने पिस्टल कब वापस रखी थी। लेकिन उसके पास इस बात का तो जवाब है ना कि वो पिस्टल कब और कहां से ली थी। उसके पास एक्सेस था, मोटिव भी था और स्पॉट पे वो मौजूद भी था। तो ओपन एंड शट केस है चौधरी। तुम चार्जशीट तैयार करो, मैं मीडिया को इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है शतरंज के खेल में शक्ति सिंह सिर्फ एक प्यादा है।
असली खिलाड़ी कोई और ही है। तुम्हारे पास प्रूफ है? अभी तो नहीं है सर, लेकिन देन क्लोज द केस चौधरी। अजीत का किलर है हमारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों किया चाचा आपने ऐसे? मजबूर था। कभी कभी कुछ चीजें अपने बच्चों के लिए करनी पड़ती। क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का शक सही था? क्या ये केस सुलझने के बाद भी अनसुलझा था? वक्त का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ा। अजीत आहूजा के कातिल शक्ति सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। सब आगे बढ़ चुके थे, पर सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो ये केस कभी नहीं भूला था। और अब 10 सालों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से अजीत आहूजा हत्याकांड फिर से सुर्खियों में आने वाला था। दस साल में बहुत कुछ बदल गया था। अजीत विला अब सुमन विला बन चुका था। कल तक सट्टे की दुनिया में एक राजा राज करता था, अब एक रानी राज कर रही है। पाँच सात 9 खुला है। देखो अभी 6 महीने हो चुके हैं तुम्हें धंधे में। एक काम करो, तुम्हारे अंडर जितने भी छोटे मोटे बुकी हैं सबका लिमिट 100 का कर दो, और उसके ऊपर का जितना भी लिमिट है तुम खा जाओ। तो अगर किसी ने 100 से ज्यादा का गेम लगाया तो उसका पूरा पैसा मेरे पास आएगा। रिस्क भी बड़ा होगा, लेकिन तो अगर पाने में 1 लाख लगाया और नंबर निकल गया तो 1 लाख का 8 करोड़ देना पड़ेगा तुम्हें, और वो लोकल बुकी के सर पे नहीं रहेगा। अरे प्रियंका, तुम्हें ऑफिस छोड़ना था ना? हाँ मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ओके चलो मम्मी, निकलती हूँ। सिद्धार्थ, आपकी वॉच। थैंक्स। मम्मी, आप ऑफिस नहीं चल रही? हिसाब किताब पूरा गड़बड़ है तुम्हारा, इसे चेक करके शाम को आएंगे। अच्छा मम्मी, मैं सोच रहा था भोपाल में हैंडल करना शुरू कर दूं। कोई ज़रूरत नहीं है, रितेश अच्छे से संभाल रहा है ना वहाँ पर काम। तुम पहले ये इंदौर का एक इलाका तो संभाल लो ठीक तरह से, बाद में पैर पसारना। क्या हिसाब किया है तुमने? नहीं मम्मी, होली पर नहीं आ पाऊंगी, और वैसे भी ना कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, तो नहीं आ पाऊंगी। एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे होली के कपड़े कुरियर करवा देंगे, और अगर पसंद नहीं आए तो चेंज भी करवा देंगे। जी मम्मी। और सुनो, कैश है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना। हाँ मम्मी, सब कुछ है। अब मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। बाय, लव यू। सुमन, मुझे समझ में नहीं आता, लोग तो बेच बाज के सट्टा क्यों खेलते हैं? लत है अजीत साहब, लत बड़ी बुरी चीज होती है, और प्लेटफॉर्म तो आपने ही दिया है ना उन्हें, खेलेंगे क्यों नहीं? और वैसे भी इसी लत के दम पर तो आप अपना साम्राज्य चला रहे हैं। अरे भाई, मेरा बिजनेस है, मैं थोड़ी ना किसी को धमका के सर पर गन रख के जबरदस्ती कर रहा हूँ। भाई आओ सट्टा खेलो। बहुत पैसे कमा लिए ना, अब एक काम करते, सब कुछ छोड़ छाड़ के या फिर किसी और के हवाले करके किसी और जगह चलते हैं। देहरादून। देहरादून? पहले से सोच के रखा है क्या? आप वहां पर आराम करना और मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। क्या हुआ? साहिबा गाड़ी बंद हो गई है, मैं देख लेता हूँ। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था।
पता चला? देखिए, सुमन आहूजा पर जानलेवा हमला हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को बता दें। प्लीज सर कहाँ तक पहुंचे? सर आप सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए ना। सर सुमन आहूजा के बारे में हमें कुछ बताइए सर। मैं आई कम इन? आओ गणेश, तुम्हें जो एक्शन लेना है, जो करना है वो करो। इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। मुझे पूरा यकीन है इस हमले के तार अजीत आहूजा के मर्डर से जुड़े हुए। जरूर पिछली बार हमसे कुछ ना कुछ छूट गया होगा। सर, शक्ति सिंह जेल में अपनी सजा काट रहा है। उससे बात करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है। सुमन के साथ जो ड्राइवर था उसने कुछ बताया? सर, ड्राइवर कमल का कहना है कि कार बंद पड़ गई थी, उसे ठीक करने के लिए उसने बोनट खोली तो उसे गोली की आवाज़ सुनाई। उसने एक आदमी को बाइक से भागते हुए देखा पर नंबर प्लेट नहीं देख पाया। ठीक उसी तरह उसी जगह पे अजीत का मर्डर हुआ। मुझे हमेशा से ये लगता था कि अजीत के मर्डर के पीछे उसकी बीवी सुमन का हाथ था, पर शायद मैं गलत था और तुम सही थे। इस सब के पीछे वरुण ही होगा। वही एक ऐसा है जो इस शतरंज के खेल का किंग बनना चाहता था और बाजी क्वीन मार ले गई। और अब 10 साल बाद वरुण ने फिर वही खेल खेला। लेकिन सर, अब मुझे नहीं लगता। अगर वरुण को गद्दी चाहिए थी तो उसने 10 साल इंतजार क्यों किया? तुम पहले शक्ति सिंह से बात करो, क्या पता 10 साल बाद अब वो सच्चाई बता दे। नीरज, लड्डू तो बहुत अच्छा है। शक्ति भाई, आपको कुछ पता चला क्या? आपके आहूजा साहब की बीवी के ऊपर हमला हुआ है। सूत्रों की माने तो सुमन आहूजा की हालत बहुत नाजुक है। हालांकि पुलिस और डॉक्टर अभी मीडिया से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। किसको पता था सुमन जी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही है? मम्मी अपने शेड्यूल के बारे में किसी को नहीं बताती थी और ड्राइवर को भी वो गाड़ी में बैठने के बाद ही बताती थी। दीदी दीदी, मम्मी कैसी है? ठीक है ना मम्मी? ये मेरी छोटी बहन है छवि। शक्ति सिंह मरा नहीं, मारा गया। उसे मारकर एक और राज दफन किया गया, पर सुमन अभी जिंदा है। वो ठीक होकर जरूर पलटवार करेगी। सर, शक्ति सिंह का जेलमेट नीरज, कल ही उसे बेल मिली और कल ही उसने अपने घर से आए लड्डू शक्ति सिंह को खिलाए थे। इस नीरज की बेल किसने कराई? उसकी वाइफ ने। अब वो अपने गांव चला गया। ट्रैक करो, उसे फौरन उठा के ले आओ। वो सुमन को जो बुलेट लगी थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आई क्या? जी सर, सेम पिस्टल, क्लॉक 70। 10 साल पहले अजीत आहूजा भी इसी तरह से मारा गया। तो क्या समझे, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सर, मुझे लगता है कि सुमन पर हुए अटैक के जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अजीत के मर्डर केस की फाइल को फिर से ओपन करना होगा। इस शतरंज के खेल में पिछले 10 साल से लेकर आज तक जितने भी मोरे हैं सबको फिर से टटोलो। शायद सुमन के केस की वजह से हम अजीत आहूजा के मर्डर केस को सही मायने में क्लोज कर पाए। सर, ये सेंट्रल जेल के विजिटर लिस्ट की कॉपी है। पिछले 10 साल में कौन कौन ड्राइवर शक्ति सिंह से मिलने आया था, इसमें सबकी एंट्री है। मैं शक्ति से मिलने इसीलिए जाता था ताकि अजीत भैया के असली कातिल का पता लग सके। वो तुम ही थे ना जिसने शक्ति सिंह की बेटी की बेल कराई और फिर अजीत को मारने के लिए कहा। सुमन पर अटैक भी तुमने ही करवाया था और शक्ति को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे सच्चाई का आखिरी सबूत हो शक्ति सिंह, उसे भी खत्म करवा दिया तुमने। अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा सुना था, पर अभी सच में लगने लगा है कानून अंधा होता है। आप लोगों को सुमन का असली चेहरा नहीं दिख रहा है? वो शराफत का चोला पहने हुए एक नागिन है और उसी के जैसे उसके बच्चे भी हैं। क्या पता है अटैक सिर्फ एक नाटक हो जो सुमन ने खुद करवाया हो। सुमन के पास कोई मोटिव ही नहीं है। 10 साल पहले अगर उसने करवाया होता तो हम ये मान लेते कि ये अटैक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया, पर अब वो ऐसा क्यों करेंगे? तुम गुमराह कर रहे हो हमें, जैसे पिछली बार सुमन के अफेयर के बारे में बताकर किया था। सर, इनका लॉयर आया है। गुमराह तो आप लोग खुद हो पिछले 10 सालों से। अब मैं रिटायर हो गया हूं, इसलिए अब तो बता ही सकता हूं। मुझे टिप अजीत आहूजा का दोस्त धीरज देता था। मैं उससे नफरत करता था और इसीलिए उसे तबाह कर देना चाहता था। तो नफरत और जलन में तूने अजीत को मरवा दिया।
पर सुमन पर अटैक क्यों करवाया? ना ही मैंने अजीत को मरवाया है और ना ही मैंने सुमन पर अटैक करवाया है। तो फिर किसने करवाया? सिद्धार्थ। अपने बाप के मरने के बाद सबसे ज्यादा खुश था वो, क्योंकि सारा एम्पायर उसे मिलने वाला था। लेकिन तभी सुमन ने कमान संभाल ली और सिद्धार्थ वही का वही रह गया। अब अगर सुमन को कुछ हो जाता है तो आप ही बताइए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? सर, सुमन को लगी गोली जिस ग्लॉक 17 पिस्टल से चलाई गई थी, वो 5 महीने पहले ही चोरी हो गई। भोपाल की राय फैमिली ने इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। यानी सुमन पे किए गए हमले की तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी, या फिर शायद सुमन पर हमले की बिसात 10 साल पहले ही बिछाई गई थी। अजीत मर्डर केस में हमारे पास ये सारे सस्पेक्ट्स थे। इन सस्पेक्ट्स में थे सुमन हमारी मेन सस्पेक्ट थी, लेकिन वो अब विक्टिम हो गई। बाकी बचे ये लोग। सर, 2 सस्पेक्ट्स और भी हैं। पहली छवि, सुमन और अजीत की अडॉप्टेड बेटी, और दूसरा रितेश, जो कि प्रियंका आहूजा का हस्बैंड है, जो 10 साल पहले उसका ड्राइवर था। सर, फिलहाल इस फैमिली में यही 2 लोग हैं जो ब्लड रिलेटिव नहीं है। इस छवि को तो रेस्क्यूड कराया गया था ना ब्रॉदल से। अजीत और सुमन ने उसको अच्छी जिंदगी दी, सब कुछ दिया, फिर वो सुमन पर अटैक क्यों करवाएगी? इनफैक्ट अजीत के मर्डर के समय तो ये छवि 10 से 12 साल की रही होगी। नहीं गणेश, ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं सर, पर मुझे छवि और रितेश दोनों खटक रहे हैं। तो फिर फील्डिंग लगाओ, देखें क्या हाथ लगता है। अरे ये आपका वॉलेट। छवि के एडमिशन का कुछ हुआ? थोड़ा डोनेशन देना पड़ा, लेकिन हो गया है। मैंने चेक दे दिया है। चेक? हाँ, वो आपके ब्लैंक चेक साइन किए हुए पड़े हुए थे ना मेरे पास। देने से पहले एक बार पूछ तो लेती। उसके बैकग्राउंड की वजह से दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए दे दिया मैंने चेक। हो गई एडमिशन अभी। मैंने लॉयर से बात की है, एडॉप्शन की कुछ फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, वो जल्दी पूरी कर लेंगे हम लोग। सर, सुमन आहूजा से लेटेस्ट सभी के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने स्टडी कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। उठाओ इसे। जी सर। और इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, जेलर शर्मा से बात की मैंने। नीरज के विजिटर लिस्ट में भी इसका नाम है। इसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए मुझे। सर, आप ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आहूजा फैमिली का दामाद हूं मैं। ये देख, पिछले 8 महीने से तेरे नंबर पर अलग अलग लैंडलाइन से कॉल आ रहे हैं, और ये सारे नंबर देहरादून पीसीओ के हैं। छवि पड़ती ना वहाँ पर। अफेयर चल रहा ना तुम लोग? सर, क्या बकवास कर रहे हो आप? वो बच्ची है, वो 10 साल की थी तब से मैं उसे जानता हूँ, और वो फैमिली के बारे में पूछने के लिए मुझे फ़ोन करती थी। तो तुझे ही क्यों करती थी? वो भी अलग अलग लैंडलाइन से। मैं जीजा हूँ उसका, क्यों नहीं कर सकती मुझे वो फ़ोन? क्या ये छवि आहूजा आपकी बेटी है? हाँ साहब, क्या हुआ? देखो पायल, तुम 13 साल की थी जब यहाँ लाई गई थी। छवि मेरी ही बेटी है। सब ठीक तो है ना? आप लास्ट टाइम कब मिली थी? कुछ 1 साल पहले मिली थी। मम्मी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये महंगे कपड़े, अच्छी लाइफ, बड़ी गाड़ी, अच्छा कॉलेज, क्या अच्छा नहीं लगता तुझे? बोल बेटा। वो घर मानुस तो है, पर मेरी छवि की जिंदगी तो बन गई वहाँ पे। आहूजा फैमिली में छवि को कोई परेशानी थी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बताया उसने मुझे। जब सुमन छवि को यहाँ से लेकर गई, तो क्या उस घर में छवि के साथ कुछ गलत हुआ था? शक्ति सिंह के जेल में नीरज के विजिटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है। क्यों जाती थी उससे मिलने? अपनी मर्जी से घर की एक चीज नहीं खरीद सकते। सब कुछ दिया है तुम्हारे बाप ने, लेकिन आजादी नहीं, खुशी नहीं। अरे खुद तो सब पर पैसे लुटाते रहते, और हम अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। और तुम भी करते रहना इंतजार। तुम्हारे हाथ में कारोबार नहीं देने वाले ये। पर मम्मी, हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो जानती है ना, पापा किसी की सुनते भी तो नहीं है। एक तरीका है, अगर तुम मेरा साथ दो ना, ये पूरा कारोबार तुम्हारा हो सकता है। तुम ये कर पाओगे शक्ति? मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा भी नहीं। कल तुम मेरा काम कर दो, तुम्हारे बेटे की बेल की जिम्मेदारी मेरी। काम कल ही हो जाना चाहिए। हाँ, मैं शक्ति अंकल से मिलने जाती थी। मैंने जेलर से सेटिंग कर रखी थी। घर में शक्ति चाचा से मिलना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने नीरज के नाम पर एंट्री की थी।
शक्ति ने तुम्हारे पिता अजीत आहूजा का मर्डर किया, फिर भी तुम उससे मिलने जाती थी। क्या उनके मर्डर की वजह तुम थी? नहीं। तो तुम्हें पता है उनका मर्डर किस वजह से हुआ? किसने मरवाया था उन्हें? मम्मी 10 साल हो, आपने कहा था मैं संभालूंगा बिजनेस। आप तो पापा के जैसे ही। तुम्हारे पापा जैसे नहीं हैं हम। कमजोर हो गए थे तुम्हारे पापा, उन्हें मारना ना बड़ा ही आसान था, लेकिन हमें कोई छू भी नहीं सकता। कहां से कहां लेकर आए हैं पूरे एम्पायर। कर पाओगे ये सब? सुमन आहूजा बनना इतना आसान नहीं है। मुझे सिर्फ सिद्धार्थ और सुमन की मौत से मतलब है, फिर पूरा बिजनेस तुम्हारा। तुम सुमन को क्यों मारना चाहती थी? उसने तो तुम्हें सब कुछ दिया, अडॉप्ट किया था उसने तुम्हें। सुमन ने नहीं, मेरे पापा ने मुझे अडॉप्ट किया था। अजीत आहूजा मेरे बायोलॉजिकल फादर थे और उस सुमन ने मेरे पापा को मार डाला। 10 साल तक मैं चुप रही, पर बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। वो सुमन आहूजा खुद को रानी समझती थी, मैंने उसी के खेल में उसी को मात दी थी। सुमन को पता था कि तुम अजीत की बेटी हो? नहीं, पर मुझे पता था वो क्या है। कल ही खत्म कर देना। पुलिस ने सुमन आहूजा अटैक केस के साथ साथ अजीत आहूजा मर्डर केस को भी सुलझा लिया है। अजीत आहूजा मर्डर केस में सुमन आहूजा को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या अब इसके साथ ही आहूजा सट्टे के बिजनेस पे रोक लगेगी? ड्राइवर शक्ति की भी हत्या जेल में सिद्धार्थ आहूजा ने सुपारी देकर करवाई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड वर्क। थैंक यू सर। अब इस सट्टे के खेल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। राजा रानी दोनों को शह और मात। हाँ सर, इस बार कोई वजीर ना राजा की गद्दी पर बैठ जाए। 2011 में इंदौर के इस केस में सुमन आहूजा ने अपने ही पति की हत्या करवाई ताकि वो सट्टे की दुनिया पे राज कर सके। लेकिन अंत में क्या हुआ? सुमन, सिद्धार्थ और छवि तीनों जेल में हैं। किसी को भी क्या हासिल हुआ? सभी ने कुछ न कुछ खोया। जुर्म का रास्ता कितना भी आकर्षित क्यों न हो, पर अक्सर वो हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है। सट्टे की लत में कुछ लोग तो कर्ज में इतना डूब चुके होंगे कि उनकी पीढ़ियां तक भुगतान करेंगी। सरकार और पुलिस इस तरह के गोरख धंधे को बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है और कई जगह पर वो सफल भी हुए हैं। लेकिन अजीत आहूजा का सट्टा बिजनेस आज भी चल रहा है। किसी को आज तक नहीं पता सट्टा कहाँ खुलता है। आज इंदौर में ये बिजनेस अजीत के ही परिवार का एक सदस्य चला रहा है। आप जानते हैं कि हम सब इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।